चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की फिजिक्स का आखिरी यूनिट जो ऑसिलेशन एंड वेव का है। ठीक है, ये यूनिट जेई के लिए या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए जो प्री रिक्विजिट है वो थोड़ा बहुत आपका काइनेमेटिक्स के जो इक्वेशंस हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाना आना चाहिए या वर्क पावर एनर्जी के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स पहले से मालूम होने चाहिए। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट रिपीटेटिव होंगे थोड़े बहुत वो हम लोग साथ साथ डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टर्म है हमारे पास यहाँ पर पीरियोडिक मोशन का। ठीक है, तो एक ऐसा मोशन जो एक फिक्स्ड पाथ के अलोंग हो रहा हो और एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद मोशन अपने आप को रिपीट करता हो, तो वैसे ही मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, यानी दो बातें हैं कि मोशन एक रेगुलर पाथ के अलोंग हो रहा होना चाहिए और एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद पार्टिकल की पोजीशन, पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल का एक्सेलरेशन सब कुछ रिपीट सा हो रहा हो, तो वैसे ही मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन से मेरे कहने का मतलब है, पीरियोडिक मोशन से मेरे कहने का मतलब है, लिखिएगा इसको साथ साथ, कि मोशन along a fixed path such that after a fixed time interval, after a fixed time interval, motion gets repeated। तो आई होप इस बात का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये जो फिक्स टाइम इंटरवल के बारे में बात कर रहे हैं, तो वही उसी मिनिमम टाइम इंटरवल को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं पीरियोडिक मोशन का। मेरे कहने का मतलब है कि वो मिनिमम टाइम इंटरवल जितनी देर के बाद मोशन अपने आप को रिपीट करने लगता है, उसी टाइम इंटरवल को टाइम पीरियड कहा जाता है। ठीक है, तो उसी में जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग बात करें तो ये है सन और सन के अबाउट ये है हमारा प्लैनेट अर्थ। ये जो प्लैनेट है वो प्लैनेट अर्थ, तो सन के अबाउट जो प्लैनेट अर्थ का मोशन है वो एक पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि ये एक फिक्स्ड पाथ के अलोंग हो रहा होता है और एक मिनिमम टाइम इंटरवल के बाद ये मोशन अपने आप को रिपीट कर रहा होता है। वो टाइम इंटरवल कितना होता है? तो वो टाइम इंटरवल 365 डेज 6 आवर्स के आस पड़ोस का होता है। तो ये जो 365 डेज 6 आवर्स है, ये क्या है? यही टाइम पीरियड है। ठीक है, तो मैं यहां पर एक टर्म और डिफाइन कर रहा हूं विच इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। लिख लीजिए कि इट इज मिनिमम टाइम आफ्टर विच मोशन गेट्स रिपीटेड। ठीक है, इस टाइम पीरियड का एक छोटा सा फॉर्मूला भी होता है, चाहे तो वो फॉर्मूला भी साथ साथ लिख लीजिए कि टाइम पीरियड इज 2π/ओमेगा होता है। ये ओमेगा भी हम लोग आगे चल के डिफाइन कर लेंगे, अभी लिख लीजिएगा। इस ओमेगा को हम लोग कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड की SI यूनिट सेकेंड्स होती है, सेकेंड्स। ठीक है, तो कहने का मतलब है इस टी टाइम में एक बारी पार्टिकल अपना मोशन कंप्लीट कर लेता है। टी टाइम में एक बारी मोशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कैपिटल टी टाइम में। तो यदि टी टाइम में या टी सेकेंड्स में एक साइकिल मोशन का कंप्लीट हो जाता है, तो पर सेकेंड कितने साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड विल बी 1/t और इसी 1/t को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? कि टी टाइम में एक, चाहे ये मोशन यदि ऑसिलेटरी हो, वाइब्रेटरी हो या एक सर्कुलर पाथ के अलोंग का मोशन हो, तो टी टाइम में यदि एक साइकिल कंप्लीट हुई है तो एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हुई है? 1/t। तो वही 1/t कहलाता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? यही लिख लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साइकिल्स
पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, दिस फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड होता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होगी? तो एसआई यूनिट हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, या इसी को हम लोग हर्ट्ज बोलते हैं, HZ से डिनोट करेंगे। ठीक है, इससे HZ से, राइट? ठीक, लिख लिया इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो पीरियोडिक मोशन के बाद एक दूसरे टाइप का हम लोग मोशन डिफाइन कर रहे हैं, विच इज ऑसिलेटरी मोशन। क्या होता है ऑसिलेटरी मोशन? ध्यान से समझिएगा। तो ऑसिलेटरी मोशन इज, जैसे ये हमारे पास कोई एक पाथ है, ठीक है, ये एक पाथ है, इस पाथ में ये कोई एक पोजीशन है जिसे हम लोग मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल रहे हैं। मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल रहे हैं। और ये जो दो एंड के पोजीशंस हैं, इन दो एंड के पोजीशन को हम लोग एक्सट्रीम पोजीशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सट्रीम। ठीक है, तो इन दो एक्सट्रीम पोजीशंस के अबाउट होने वाला मोशन ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। मेरे कहने का मतलब है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो इन दो एक्सट्रीम पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो सॉर्ट ऑफ मोशन कर रहा है। टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन से मेरे कहने का मतलब है टू दिस पॉइंट फ्रॉम दैट पॉइंट। मतलब इस एक्सट्रीम से चलते चलते पार्टिकल मीन पोजीशन पे आया, मीन से चलते चलते पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, फिर एक्सट्रीम से दोबारा से घूमकर मीन पर आ गया, मीन से दोबारा से घूम करके इस एक्सट्रीम पर आ गया। तो ये दो एक्सट्रीम पोजीशन है, उसके बीच में कहीं मीन है, और इन दो एक्सट्रीम पोजीशंस के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन ही हमारा ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। ठीक है, तो इसको भी स्टेट कर लीजिएगा कि एनी टू एंड फ्रो मोशन, एनी टू एंड फ्रो मोशन about a mean position is oscillatory motion, is oscillatory या vibratory motion। ठीक है, अब सबसे पहला जो सवाल आ रहा होगा दिमाग में वो ये है कि क्या ये सारे ऑसिलेटरी मोशंस पीरियोडिक होते हैं? तो आंसर है इसमें एक छोटी सी कंडीशन ऐड करनी पड़ जाएगी। वो छोटी सी कंडीशन ये है कि कोई ऑब्जेक्ट जब ये ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है और यदि इस मोशन को परफॉर्म करते समय वो किसी भी तरीके से एनर्जी लूज नहीं करता है, यानी वो पार्टिकल जो ये ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऑब्वियसली उसके पास दो टाइप की एनर्जी होगी, यानी मैकेनिकल एनर्जी जो कि सम होगा काइनेटिक और पोटेंशियल का। तो यदि वो पार्टिकल टोटल मैकेनिकल एनर्जी का कोई फ्रैक्शन, कोई पार्ट लूज नहीं करता है, यानी कि यदि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो आपका ये ऑसिलेटरी मोशन जो है, तो उस सिचुएशन में ये जो ऑसिलेटरी मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? पीरियोडिक हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब एक ऐसा ऑसिलेटरी मोशन जिसमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, तो वो क्या होगा? पीरियोडिक होगा, यानी वो भी अपने आप को एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करने लग जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो ये वाली बात इसी पर बेस्ड हमारा पूरा चैप्टर रहने वाला है कि जहां पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम लोग कांस्टेंट कर देंगे और उसी चीज को मानते हुए ढेर सारी बातों को आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ गए? इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक छोटी सी चीज और डिफाइन कर लेते हैं, वो है हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, तो हार्मोनिक सिंपली कहने का मतलब क्या है? हार्मोनिक कहने का मतलब है कि कोई एक ऐसा पीरियोडिक फंक्शन जिसे आप एक सिंगल, एक्सप्रेस्ड एज सिंगल साइन या कोसाइन कर्व के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें। मेरे कहने का मतलब है कि कोई एक फंक्शन है, उसे एक सिंगल साइन थीटा या कॉस थीटा के टर्म्स में यदि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वैसे ही फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन कहलाते हैं।
जैसे मेरे कहने का मतलब है हार्मोनिक फंक्शन से कि कोई एक फंक्शन है टाइम का, आपने उसे एक्सप्रेस किया है एज साइन ऑफ ओमेगा टी, या नहीं तो आप इसे चाहें तो एज अ कॉस ऑफ ओमेगा टी या साइन ऑफ ओमेगा टी, बस यही दो टर्म्स हैं। या तो साइन थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस कीजिए वेयर थीटा इज इक्वल टू समथिंग इनटू टाइम, या नहीं तो कॉस ऑफ समथिंग इनटू टाइम के टर्म्स में भी आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ये फंक्शन आपका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है। तो यदि आप इसे सिंगल साइन या कोसाइन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो यही फंक्शन आपका पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। समझ रहे हैं? सॉरी, पीरियोडिक नहीं, हार्मोनिक। हाँ बताइए। यस नहीं, सिंगल साइन या कोसाइन, ठीक है, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर नहीं, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर नहीं, ठीक है। तो साइन थीटा का ग्राफ आपको पता होगा कि ये जो साइन थीटा का ग्राफ है ये कुछ ऐसा होता है, जैसे ये इसकी एक साइकिल है, मैं ये टाइम ले रहा हूं वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये टाइम t/2 है और ये टाइम t है, तो ये एक साइकिल है, ठीक है, मतलब ये एक वन टाइम पीरियड हो गया। अब अगला जो टाइम पीरियड होगा उसमें ये बिल्कुल अपने आप को रिपीट कर रहा होगा, मतलब जैसा सा वेरिएशन 0 से t में है वैसा सा ही वेरिएशन t से 2t में होगा, ठीक। तो ये एक हार्मोनिक फंक्शन है, और जो भी हार्मोनिक फंक्शंस होंगे क्योंकि वो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहे होंगे, तो हार्मोनिक फंक्शन तो हमेशा ही पीरियोडिक होंगे। जो हार्मोनिक फंक्शन होगा वो तो हमेशा ही पीरियोडिक होगा, ठीक। तो हार्मोनिक, इसीलिए मैंने लिख ही दिया है कि हार्मोनिक इज अ पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। तो फिर से लिख देता हूं कि हार्मोनिक फंक्शंस आर पीरियोडिक, ठीक है। चलिए, तो नॉन हार्मोनिक क्या है? तो नॉन हार्मोनिक भी पीरियोडिक फंक्शन होता है, लेकिन आप उसे सिंगल साइन या सिंगल कोसाइन के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। मतलब वैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट तो होते हो, यानी पीरियोडिक तो हो, लेकिन आप उसे सिंगल साइन या सिंगल कॉस में एक्सप्रेस ना कर पाए, तो वैसे फंक्शंस नॉन हार्मोनिक होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए नॉन हार्मोनिक में जैसे मैं सीधा ही ग्राफ ही बना देता हूं, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कभी आपको ऐसा दे दिया जाए, ठीक है, कि ये टाइम है t/2, ये टाइम है t, ये टाइम है 3t/2। तो ये साइन या कॉस थीटा का ग्राफ नहीं है ये, ठीक है, ये कोई एक अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए लीनियर फंक्शन ही है। तो ये कैसा फंक्शन है? दिस इज नॉन हार्मोनिक, ठीक। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। हार्मोनिक सिंपली कहने का मतलब साइन या कॉस के टर्म्स में, सिंगल साइन या सिंगल कॉस के टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाना चाहिए। यस, बिल्कुल पीरियोडिक होगा भाई, ये पीरियोडिक ही होता है। नॉन हार्मोनिक भी पीरियोडिक होता है, ठीक है, लेकिन सिंगल साइन या सिंगल कॉस के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं है, इसीलिए इसका नाम क्या है? नॉन हार्मोनिक। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखिए लीनियर एसएचएम। सुनिएगा, देखिए, तो ये जो अभी हम लोग ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक, कि ये कोई एक पाथ है, इस पाथ में ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, दिस इज आवर मीन पोजीशन। ये क्या है? मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। और दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। ये क्या है? तो ये एक्सट्रीम पोजीशन। ये लेफ्ट की एक्सट्रीम है, ये राइट की एक्सट्रीम है। एक बार के लिए मीन पोजीशन को मैं x इज इक्वल टू 0 मार्क कर देता हूं, और ये जो राइट एक्सट्रीम है उसे x इज इक्वल टू +a, और जो लेफ्ट एक्सट्रीम है उसे x इज इक्वल टू -a मार्क कर देता हूं, ठीक। तो सुनिएगा, कब ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन लीनियर एसएचएम कहा जा सकता है? तो ये तब बोला जाएगा जब कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से चलकर लेट से कुछ x यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल किया है पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ, और जब ये पार्टिकल चलकर यहां पहुंचा है, तो इस समय पार्टिकल पर एक फोर्स काम कर रहा होना चाहिए। क्या काम कर रहा होना चाहिए? फोर्स। और ये फोर्स हमेशा 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 डायरेक्टेड होना चाहिए मीन पोजीशन की तरफ। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं? कि जैसे पार्टिकल को हम लोगों ने ये पॉजिटिव साइड डिस्प्लेस किया, तो इस पर फोर्स कहां काम कर रहा है? नेगेटिव साइड।
इसका उल्टा कि यदि आपने पार्टिकल को नेगेटिव साइड डिस्प्लेस किया होता, नेगेटिव साइड कुछ x डिस्टेंस डिस्प्लेस करते, तो इस पार्टिकल पर जो फोर्स है ये फोर्स पॉजिटिव साइड काम कर रहा होना चाहिए। ये पहली कंडीशन होती है। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फॉर मोशन टू बी सिंपल हार्मोनिक देयर शुड बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। पार्टिकल पर एक फोर्स काम कर रहा होना चाहिए और ये फोर्स हमेशा अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। कहां से डिस्प्लेसमेंट? मीन पोजीशन से। मेरे कहने का मतलब है पार्टिकल यदि पॉजिटिव एक्स में जा रहा है तो फोर्स नेगेटिव एक्स में होना चाहिए, पार्टिकल यदि नेगेटिव एक्स में गया है तो फोर्स पॉजिटिव एक्स में होना चाहिए। इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो फॉर मोशन टू बी एसएचएम मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देयर शुड बी restoring force. There should be a restoring force acting on particle performing SHM, which should be directed towards mean या इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, ये तो पहली बात है। इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स। एक छोटी सी बात और है, वो ये है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन होना चाहिए। जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन होगा। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब पार्टिकल यहां मीन पोजीशन पर ही होगा, x इज इक्वल टू 0 पर, तो यहां पर पार्टिकल पर कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा। और जब पार्टिकल चलते 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 एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाएगा तो यहां पर पार्टिकल पर मैक्सिमम फोर्स काम करेगा। और ये मैक्सिमम फोर्स कहां डायरेक्टेड होगा? तो ऑब्वियसली मीन पोजीशन की तरफ। जब पार्टिकल चलते 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 यहां आ जाएगा तो यहां पर भी पार्टिकल पर मैक्सिमम फोर्स काम कर रहा होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों बातों को मिलाकर आप क्या बोलेंगे कि पार्टिकल पर एक फोर्स काम कर रहा है, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। भाई पहले स्टेटमेंट में तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं ना कि एक फोर्स है जो अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट है, और दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा हूं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। तो इन दोनों चीजों को मिलाकर क्या बोल दूंगा? फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इसके आगे का मैं इधर लिख रहा हूं कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ के एक्स। फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ के एक्स। ये याद रखिएगा। आपके पास बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे, अभी भी आएंगे, इस चैप्टर में भी आएंगे, या फ्लूइड वगैरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ रखा है, बाद में करेंगे। 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हर जगह ऐसा सवाल आएगा जहां पे आपको मोशन को एसएचएम प्रूव करना होगा। एक बार पहले मोशन एसएचएम प्रूव करेंगे, फिर उसके बाद उसका टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो जहां कहीं पर भी ऐसे सवाल आएंगे तो बस आपको दो ही काम करना है। पहला, आपको मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढ लेना है, कहां पर है। मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पार्टिकल पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा होता है, तो पार्टिकल को मीन पोजीशन से थोड़ा सा लेफ्ट या राइट डिस्प्लेस कीजिए, उस पर नेट फोर्स की इक्वेशन लिखिए। यदि वो नेट फोर्स इज समथिंग समथिंग इनटू एक्स आ गया, इसका मतलब है आपका मोशन एसएचएम प्रूफ हो गया। आई बात समझ? इसका मोशन क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मोशन एसएचएम प्रूफ हो गया। ठीक है, ये जो के है, इसी के को हम लोग एसएचएम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एसएचएम कांस्टेंट। ठीक है, चलिए, ये तो एक तरीका था डिफाइन करने का। ठीक है, दूसरा तरीका ये भी है कि यदि कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, मतलब ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये बेसिकली है तो एक ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। तो ये एक ऐसा ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन है जिसमें कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी।
ओके, तो इस बात को भी इधर साइड में कहीं लिख लीजिएगा कि इन SHM टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन, ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का किसी टाइप से कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से समराइज करता हूं, आप कब किसी मोशन को सिंपल हार्मोनिक बोल सकते हैं, तो तब जब पार्टिकल को मीन से थोड़ा सा भी लेफ्ट या राइट की तरफ डिस्प्लेस कीजिए, उस पर काम करने वाला फोर्स हमेशा डायरेक्टेड होना चाहिए मीन की तरफ। ऐसे ही फोर्स को रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, मतलब ये वो फोर्स है जो पार्टिकल को रीस्टोर कराना चाहता है मीन पोजीशन पर। दूसरी बात कि ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि F इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ kx, k जो है वो हमारा SHM कांस्टेंट। आई बात समझ, ठीक है, ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे क्या कि ये कोई एक पोजीशन है, ये समझ लेते हैं जैसे कि ये एक मीन पोजीशन है, ठीक है, मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसका नाम रखा था दिस इज x इज इक्वल टू 0। ये जो पोजीशन है दिस इज x इज इक्वल टू प्लस a, दिस पोजीशन इज x इज इक्वल टू माइनस a, ठीक है। तो ये जो दो पोजीशन है यही एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम कहने का मतलब है, एक्सट्रीम कहने का मतलब है कि पार्टिकल इसके आगे गया ही नहीं है, और ये है हमारा मीन पोजीशन, मीन। तो मैं क्या कह रहा था कि इस एक्सट्रीम वाले पोजीशन पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है, वेलोसिटी 0 होती है। यहां वेलोसिटी 0 है तो इसी पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी भी कितना होगा, 0 होता है, क्योंकि स्पीड ही 0 है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0 होगा। इस वाले पोजीशन पर भी वेलोसिटी या स्पीड कितना है, 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0 होगा। अब मैं ये कह रहा था कि इस ऑसिलेटिंग पार्टिकल का जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का समेशन होता है। तो यदि इस एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो इसका ऑब्वियस सा मतलब क्या है कि इस एक्सट्रीम वाले पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगा, है ना। इस एक्सट्रीम वाले पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहा होगा क्योंकि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मिलाकर कांस्टेंट है, ठीक। तो ये जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन, तो जब पार्टिकल इस मीन पोजीशन से गुजरता है तो उसी समय उसकी वेलोसिटी या उस समय उसका स्पीड मैक्सिमम होता है। स्पीड मैक्सिमम होता है तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है तो इसी पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम यानी कि 0 होता है। ये आगे चल के हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी निकाल लेंगे, डिराइव भी कर लेंगे, दिखा भी दूंगा। अभी जस्ट एक बार के लिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है इस SHM में वो कांस्टेंट है, यानी यहां पे काइनेटिक 0 है तो पोटेंशियल मैक्सिमम है, यहां काइनेटिक मैक्सिमम है तो पोटेंशियल 0 है, ठीक। इसके बाद हम लोग वेलोसिटी के बारे में तो आइडिया लग ही गया कि वेलोसिटी यहां मैक्स है, यहां 0 है, यहां पर फिर से 0 है, ठीक। और इसके साथ साथ हम लोग एक्सेलरेशन के भी बारे में बात कर सकते हैं कि ये वो पोजीशन जिस पोजीशन का नाम x इज इक्वल टू 0, ये वो पोजीशन जिस पोजीशन का नाम x इज इक्वल टू प्लस a, ये वो पोजीशन जिस पोजीशन का नाम x इज इक्वल टू माइनस a। तो पार्टिकल पर काम करने वाला जो फोर्स है F इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ kx, ठीक है। माइनस साइन ये बता रहा है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट है, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल जब यहां इस एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तो इस समय इस पर फोर्स मैक्सिमम होगा या इस समय इस पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, ठीक है। इस पोजीशन पर फोर्स भी मैक्सिमम है या एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम है। इस पोजीशन पर फोर्स भी मैक्सिमम होगा या एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। इस पोजीशन पर x की वैल्यू 0 है, यानी कि यहां पर एक्सेलरेशन या फोर्स की वैल्यू कितनी है, समझ गए, ठीक है ना। ऑलराइट, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें, देखिएगा फिर से। ये एक पाथ जिस पाथ के लॉन्ग पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने वाला है। ये पोजीशन है x इज इक्वल टू 0, ये पोजीशन है x इज इक्वल टू प्लस a, और ये पोजीशन है x इज इक्वल टू माइनस a।
ठीक है, कोई एक पार्टिकल है, जो पार्टिकल मीन से कुछ x डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है, x डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है, इस समय इसके पास स्पीड इस दिशा में है, यानी कि ये मीन से चलकर कहां जा रहा है, एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। तो इस पर कुछ फोर्स काम कर रहा होगा, ये फोर्स कहां डायरेक्टेड होगा, फोर्स डायरेक्टेड होगा मीन की तरफ, क्योंकि फोर्स तो हमेशा ही मीन की तरफ डायरेक्टेड होता है। ठीक है, मीन या इक्विलिब्रियम की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो क्या लिखेंगे आप बताइए, आप लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ के इनटू एक्स। ये हमारा एसएचएम कांस्टेंट है और एक्स है डिस्प्लेसमेंट। कहां से डिस्प्लेसमेंट, मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, ये वाली बात। अब मैं ये कह रहा हूं कि यही फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ के एक्स। तो यहां से आप क्या लिखेंगे बताइए कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ के बाई एम इंटू एक्स। ठीक है, तो ये k हमारा एसएचएम कांस्टेंट है, m क्या है, तो m इस ऑब्जेक्ट का मास, मास कितना है, तो मास इज इक्वल टू m। तो ये k कांस्टेंट था, m भी कांस्टेंट था, इस k बाई m को हम लोग ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, यही ओमेगा हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। या आप ऐसा भी याद रख सकते हैं कि दिस k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू x होगा। तो जैसा कि मैं लास्ट क्लास में बता रहा था कि आपको आगे चल के आपके पास बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे जहां पे आपको मोशन को एसएचएम प्रूव करना होगा। तो मोशन एसएचएम प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो ढूंढ लेंगे कि मीन पोजीशन कहां पर है। मीन वो पोजीशन है जहां पर पार्टिकल पर काम करने वाला फोर्स कितना है, 0 है। तो आपको मीन से पार्टिकल को कुछ x यूनिट लेफ्ट या राइट, ऊपर या नीचे, मतलब मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करना है। मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके उस पर नेट फोर्स लिखना है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से यदि आपने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू समथिंग समथिंग इनटू x लिख दिया है, तो वही समथिंग समथिंग आपका ओमेगा का स्क्वायर होगा। जैसे अभी के लिए वो समथिंग समथिंग आपका k बाई m है। ये k बाई एम बदलता रहेगा सिचुएशन के हिसाब से। जैसे आगे चल के हमारे पास कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आएगा, तो स्प्रिंग ब्लॉक में वही ये k आपका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा, m ब्लॉक का मास हो जाएगा। सिंपल पेंडुलम आएगा तो वहां पर ये लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यदि आपने एक्सेलरेशन इज समथिंग समथिंग इनटू x लिख दिया है, इसका मतलब है कि मोशन सिंपल हार्मोनिक प्रूव हो चुका है। ठीक, तो ये जो x के पहले लिखा हुआ हमारा जो भी नंबर है, आप इसे ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा विल बी अंडर रूट ऑफ k बाई m होगा। और एक बार आपने ओमेगा निकाल लिया है तो हम लोगों ने टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ लिया है कि टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 2 पाई बाई ओमेगा होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, खैर अभी मुद्दे की बात ये है कि आप इस एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन इज d2x बाई dt स्क्वायर लिख लें। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को हम लोगों ने d2x बाई dt स्क्वायर लिख लिया, तो ये हो गया d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x, दिस इज इक्वल टू 0। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं, ये है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये क्या है, यही चीज कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यदि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है ना, ओमेगा स्क्वायर एक्स, यदि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी लिखना आना चाहिए। सॉल्यूशन से मेरे कहने का मतलब है x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, चलिए आइए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए मैं क्या कह रहा था कि यहां से हम लोगों ने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखा है। तो देखिएगा सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन के लिए ये एक्सेलरेशन जो है हमारे पास, इसी एक्सेलरेशन को हम लोग v dv बाई dx भी लिख सकते हैं। तो ये v dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर x लिख लूं, चलेगा, लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग लिख लेते हैं दिस v dv
इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू dx। dx को इधर भेज दिया और इसी चीज को हम लोग कर लेते हैं इंटीग्रेट। ठीक है, इंटीग्रेशन की लिमिट कैसे लगाएंगे तो जरा देखिएगा। देखिए, जब x की वैल्यू प्लस a है, जब x इज इक्वल टू जब x की वैल्यू x इज इक्वल टू प्लस a है तो उस समय वेलोसिटी कितना है? 0। जब x की वैल्यू प्लस a है तो उस समय वेलोसिटी कितना है? 0। और जब x की वैल्यू कुछ x के बराबर है, x यूनिट के बराबर है, तो उस समय कुछ वेलोसिटी v रहा होगा। ठीक है, v dv का इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास v²/2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ये ओमेगा स्क्वायर बाहर, x dx का इंटीग्रेशन x²/2। कहां से कहां तक? तो a से लेकर x तक। ठीक है, ये 2 से ये 2 निपट गया, तो यहां से हमारे पास आ रहा है v² इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर x² माइनस a²। ठीक है, तो ये लीजिए, यहां से हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया कि v² इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a² माइनस x², यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस x²। आप चाहें तो इस एक्सप्रेशन को याद भी रख सकते हैं। ये हमारे पास SHM करने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी है किसी पोजीशन x पर। इसी एक्सप्रेशन को देखकर हमें क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि जब x की वैल्यू प्लस या माइनस a होगा तो उस समय वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। x की वैल्यू प्लस या माइनस a होने का मतलब है कि पार्टिकल कहां पर है? एक्सट्रीम पोजीशन पर, और एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और इसी इक्वेशन को देखकर आप ये भी बोल सकते हैं कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो उसी समय पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम वेलोसिटी प्लस माइनस a ओमेगा के बराबर होगा। ठीक है, चलिए, ये तो वेलोसिटी लिखा है। अभी क्या लिखा है? सिर्फ वेलोसिटी। सॉल्यूशन से मेरे कहने का मतलब हमें x की वैल्यू अभी ढूंढनी है, तो ठीक है, कोई नहीं। ये जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx/dt। वेलोसिटी dx/dt इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस x²। ठीक है, तो ये लीजिए, यहां से क्या लिख लेंगे? x वाले टर्म को एक तरफ लेकर आते हैं, तो dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a² माइनस x², दिस इज ओमेगा dt। ओके, अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेट। ओके, क्या है कि t इज इक्वल टू 0 पर, अच्छा, इसके लिए जो इंटीग्रेशन है वो हम लोग t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल किस पोजीशन पर है तो वो मान लेते हैं हमें नहीं पता है। ठीक है, तो इसका जैसे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इस इंटीग्रेशन को क्या लिखूंगा बताइए? दिस इज साइन इनवर्स ऑफ x/a। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा dt का इंटीग्रेशन t और सम कांस्टेंट, तो उस कांस्टेंट को हम लोग लिख लेते हैं, ये ओमेगा dt का इंटीग्रेशन इस t, उस कांस्टेंट को हम लोग लिख लेते हैं एक बार के लिए फाई नॉट। ठीक है, कांस्टेंट को क्या लिख लिया? फाई नॉट। तो बताइए भाई, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ रही है, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई नॉट। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। किस चीज का सॉल्यूशन? जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग लिख रहे थे ना, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था? डिफरेंशियल इक्वेशन था d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x, दिस इज इक्वल टू 0। तो इस चीज का ये सॉल्यूशन है, मतलब x की ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। समझ गए? ठीक है, अब इसमें लिखे हुए ये जो टर्म्स है, इन टर्म्स का मतलब आपको क्लियरली पता होना चाहिए। तो ये x क्या है? x है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये मीन से है, मीन से, कभी एक्सट्रीम वगैरह से मत लिख लीजिएगा। ठीक,
तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, देखिए ये a टाइम्स ऑफ साइन ऑफ समथिंग है, तो ये साइन ऑफ समथिंग की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -1। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ऑसिलेटिंग पार्टिकल का फ्रॉम मीन पोजीशन, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू +a हो सकता है, मिनिमम वैल्यू -a हो सकता है। तो यही तो हम लोग स्टार्टिंग से ही बात करते आ रहे हैं कि ये वाला जो हमारा पोजीशन था ये x इज इक्वल टू 0 है, ये पोजीशन x इज इक्वल टू +a है, और ये वाला जो हमारा पोजीशन है दिस इज x इज इक्वल टू -a। ठीक, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ऑसिलेटिंग पार्टिकल का मीन पोजीशन से ऑन दी आइदर साइड, जिसको a से डिनोट कर रहे हैं, यही a हमारा एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये क्या है? तो एम्पलीट्यूड है, समझ रहे हैं? ये a क्या हो गया? तो इसी a का नाम निकाल देते हैं, ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। एम्पलीट्यूड से मेरे कहने का मतलब हो गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड, ऑन आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन। ठीक है, ओके। अब ये साइन के आगे लिखा हुआ ये जो पूरा नंबर है, ये ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं दिस इज फेज। क्या नाम है इसका? फेज। तो फेज बेसिकली एक एंगुलर पैरामीटर है। साइन के आगे लिखा हुआ टर्म जैसे थीटा है, ये एंगुलर पैरामीटर क्या बताता है? तो ये एंगुलर पैरामीटर आपको दो चीज की जानकारी देगा। एंगुलर पैरामीटर आपको ये बताएगा कि किसी इंस्टेंट पर पार्टिकल कहां है जो SHM परफॉर्म कर रहा है, उसके साथ साथ ये भी बताएगा कि वो किस दिशा में जा रहा है, किधर जा रहा है। मतलब पार्टिकल मीन पर है, तो मीन पर होने के बाद ये राइट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है या लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो वो हमें फेज बता देगा। कैसे बताएगा उसके बारे में मैं बताता हूं, ठीक है। तो ये पूरा टर्म आपका फेज हो गया। अब ये जो ओमेगा है, ओमेगा आप जानते हैं, ओमेगा हमारे पास हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये जो ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसकी ऐसा यूनिट याद रखिएगा, ये रेडियन पर सेकंड होगा। ओमेगा की हेल्प से यही ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, वेयर एफ इज आपका लीनियर फ्रीक्वेंसी या जस्ट फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड जो सबसे पहले डिफाइन किया था। ठीक है, और ओमेगा क्या है? तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा की ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट ये फाई नॉट क्या है? तो ये फाई नॉट है आपका इनिशियल फेज। इनिशियल फेज से मेरे कहने का मतलब है वैल्यू ऑफ फेज एट t इक्वल्स टू 0। मतलब बिल्कुल शुरुआत में जो फेज है पार्टिकल के पास, उसी को इनिशियल फेज बोलते हैं, फाई नॉट। ठीक है, या इसी को फेज कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदलेगा तो ओमेगा टी वाला टर्म बदलेगा, लेकिन फाई नॉट थोड़ी बदलेगा। ठीक है, तो इसको इनिशियल फेज बोलते हैं। चलिए, लिखे हुए सारे टर्म्स का मतलब समझ आ गया। ठीक है, तो एक बार के लिए मैं ये फेज वाली बात थोड़ा दोबारा से आपको समझाता हूं, देखिएगा। सुनिएगा, जैसे ये ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, यही हमारा क्या है? फेज। ठीक, और उस फेज की वजह से बनने वाला ये हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन है। तो जैसे मैं एक बार के लिए बोलूं कि ये पूरा ओमेगा टी प्लस फाई नॉट की वैल्यू 0 है, यानी फेज कितना है? 0 है। यदि फेज 0 है तो डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a साइन ऑफ 0। साइन ऑफ 0 कितना होता है? तो 0 होता है। यानी हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें ये समझ आ रहा है कि ये x इज इक्वल टू 0 वाली पोजीशन है। तो यदि कोई पार्टिकल यहां पर है, तो उस समय उसका फेज कितना है? फेज 0 है। ठीक, फिर यदि मैं एक बार के लिए बोलूं कि ये ओमेगा टी प्लस फाई नॉट की वैल्यू है π/2, कितनी है? 90 डिग्री या π/2 रेडियन। तो यदि आप ये इसको यहां पुट कर दें a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, यानी कि ये 90 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी +a। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि पार्टिकल x इज इक्वल टू +a पर होगा तो उसका फेज कितना होगा? π/2 होगा। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि फेज 0 से 90 के बीच का कुछ है, 45 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a के बीच में कहीं है, और कहां जा रहा है? राइट की तरफ जा रहा है। ऑलराइट,
इसी तरीके से यदि मैं बोलूं कि जो फेज की वैल्यू है वो पाई है, तो x इज इक्वल टू a साइन पाई। साइन पाई कितना होता है? 0। तो इसका मतलब पार्टिकल फिर से इसी पोजीशन पर होगा, तो उस समय इसका फेज यदि मैं बोलूं पाई है, तो इसका ऑब्वियस सा मतलब है कि ये राइट एक्सट्रीम की तरफ नहीं, लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। कब? जब फेज की वैल्यू पाई होगी तब, और जब फेज 0 होगा तो पार्टिकल इधर जा रहा होगा। ओके, सिमिलरली यदि मैं बोलूं कि फेज की वैल्यू 3π/2 है, 3π/2, तो साइन ऑफ 3π/2 दोबारा से कितना होगा? 0 होगा। और सिमिलरली तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पोजीशन पर दोबारा से पार्टिकल का फेज हो जाता है 3π/2, वेलोसिटी हो जाती है 0, पार्टिकल लेफ्ट एक्सट्रीम पे आ जाता है। समझ आ रहा है? सॉरी, x इज इक्वल टू -a होना चाहिए था। सॉरी, ये साइन ऑफ 3π/2 की वैल्यू -1 होती है, तो x इज इक्वल टू -a आ जाएगा। और यदि इस फेज की वैल्यू 2π हो गई, तो x इज इक्वल टू a साइन 2π, वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, तो कुल मिलाकर बात यह है कि फेज वो एंगुलर पैरामीटर है जो पार्टिकल का पोजीशन भी बताता है और पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है उस बात की भी जानकारी दे देता है। समझ गए? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? ठीक है, आइए एक सवाल बनाते हैं, बनाइए इसको। हाँ, तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन, गिव द पीरियड ऑफ ईच केस ऑफ पीरियोडिक मोशन। ओमेगा जो है वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो सबसे पहला हमारे पास है कि ये साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी है। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये पीरियोडिक है या नहीं है। पीरियोडिक है तो आपको इसका टाइम पीरियड भी बताना है। ठीक है, तो ये साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी है। जैसे मैं एक बार के लिए लिख लेता हूं कि डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी। पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है? तो ऑब्वियसली साइन थीटा हमारा पीरियोडिक होता है, कॉस थीटा भी पीरियोडिक होता है। दो पीरियोडिक फंक्शंस को हम लोग सम कर रहे हैं, तो सम्ड फंक्शन यानी कि ऐड किया हुआ फंक्शन भी क्या होगा? पीरियोडिक होगा। ठीक है, अब इसी में यदि मैं पूछता कि ये हार्मोनिक है या नहीं है, तो हार्मोनिक के लिए याद कीजिए बताया था कि आप पूरे फंक्शन को सिंगल साइन या सिंगल कोसाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। यदि ऐसा किया जा सकता है तो वो फंक्शन हार्मोनिक होगा, और नहीं किया जा सकता है तो हार्मोनिक नहीं होगा। चलिए आइए कोशिश करते हैं। तो इसमें एक काम करते हैं कि √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा √2 इंटू 1/√2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 1/√2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी। यही होगा ना? तो ये √2 तो ठीक है, 1/√2 को हम लोग लिख लेते हैं, दिस इज कॉस ऑफ 45 डिग्री यानी π/4 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस इसको लिख लेते हैं साइन π/4 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये कुछ दिखाई दे रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये क्या बन गया हमारे पास बताइए? दिस इज √2 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/4। तो लीजिए, ये तो एक सिंगल साइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यदि ये सिंगल साइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो ये एक हार्मोनिक फंक्शन है। क्या है बताइए? हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन है तो ऑब्वियसली ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन है। यदि ये पीरियोडिक फंक्शन है तो इस पीरियोडिक फंक्शन का टाइम पीरियड कितना होगा? तो पीरियोडिक फंक्शन का टाइम पीरियड होगा 2π/ω। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन का टाइम पीरियड कितना होगा? 2π/ω। समझ गए? तो यस, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, टाइम पीरियड है 2π/ω। आइए दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा क्या है बताइए? दूसरा है साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कॉस ऑफ 2ω टी प्लस साइन ऑफ 4ω टी। क्या इसको आप एक सिंगल साइन या सिंगल कोसाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, इसको सिंगल साइन या सिंगल कोसाइन में कन्वर्ट कर पाना तो संभव नहीं है। तो इसीलिए दिस इज नॉन हार्मोनिक। हार्मोनिक तो नहीं है। ठीक, पीरियोडिक होगा क्या? इसका टाइम पीरियड कितना होगा? सिर्फ ये साइन वाले का। तो इसका टाइम पीरियड मैं T1 लिख लेता हूं, इसका टाइम पीरियड होगा 2π/ω। इसका टाइम पीरियड कितना होगा? इसका टाइम पीरियड मैं T2 लिख लेता हूं, ये होगा 2π/2ω।
या इसको मैं एक बार के लिए यदि टी बोल दूं तो इसको क्या बोल दूंगा बताइए, t/2। इसका टाइम पीरियड लिखिए, इसके टाइम पीरियड को t3 बोल देते हैं, तो ये हो जाएगा 2π/4 ओमेगा, यानी ये कितना होगा, t/4 होगा। ओके, कहने का मतलब ये है कि यदि t की वैल्यू मान लेते हैं 4 सेकंड, तो ये वो चीज है जो हर चौथे सेकंड पे रिपीट होती है, ये वो चीज है जो हर दूसरे सेकंड पे रिपीट होती है, ये वो चीज है जो हर 1 सेकंड के बाद रिपीट होती है। तो जो चीज हर 4 सेकंड के बाद रिपीट हो रही है, ये हर चौथे सेकंड के बाद रिपीट हो रहा है, ये दूसरे सेकंड के बाद रिपीट हो रहा है, तो ये तो हर 1-1 सेकंड के बाद रिपीट हो रहा है, तो हर चौथे सेकंड पे भी तो रिपीट हो रहा होगा, ये भी तो हर चौथे सेकंड पे रिपीट हो रहा होगा। तो पूरा फंक्शन क्या है, पूरा फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन, पूरा फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन है। आई बात समझ? क्या नॉन हार्मोनिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसको मैं एक सिंगल समथिंग जैसे यहां पे कर दिया ना कि ये समथिंग इनटू साइन ऑफ समथिंग के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, वैसा इसको नहीं कर पाऊंगा। करना है तो करके देख लीजिए, नहीं हो पाएगा। ठीक है, सिंगल साइन या सिंगल कोसाइन के फॉर्म में वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, ये स्टैंडर्ड सवाल है, नहीं हो पाता है। ठीक है, तीसरा e⁻⁻⁻ चौथा है log ऑफ ओमेगा टी। तो ये याद रखिएगा कि जो भी एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं वो नॉन पीरियोडिक नॉन हार्मोनिक होते हैं। जो भी एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, ये दोनों, ये वाला भी और ये वाला भी, दीज आर नॉन पीरियोडिक एंड नॉन हार्मोनिक। ना तो ये पीरियोडिक है ना ही हार्मोनिक है। ठीक, हाँ, ये टाइम पीरियड कितना हुआ, तो ये दूसरे वाले का टाइम पीरियड t होगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/ω होगा। ठीक है ना, ये पहला वाला जो है टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लिया? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि ये एक बात, ये पोजीशन है x इज इक्वल टू 0, इस पोजीशन का नाम है x इज इक्वल टू +a, और ये जो पोजीशन है दिस इज x इज इक्वल टू -a। ठीक है, पार्टिकल मीन पोजीशन से कुछ x डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है, इस समय इसके पास वेलोसिटी इस दिशा में है। तो इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाला वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, वो क्या था, तो डिस्प्लेसमेंट था हमारे पास x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। इसमें लिखे हुए सारे टर्म्स का मतलब आपको पता चल चुका है। ठीक है ना, मैं फिर से बता दूं, a एम्पलीट्यूड था, ये पूरा ओमेगा टी प्लस फाई नॉट हमारा फेज था, जिसमें फाई नॉट इनिशियल फेज है, यानी t इज इक्वल टू 0 पर जो पार्टिकल का फेज होता है वो फाई नॉट है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। वेलोसिटी तो कैसे निकालेंगे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकालना है तो ये जो पोजीशन है इसको टाइम के रिस्पेक्ट में कर दीजिए डिफरेंशिएट। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया हमारे पास d/dt ऑफ a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ये ठीक है, तो ये यहां से a तो ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, तो दिस इज कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और ये यहां चेन रूल लगेगा, ओमेगा टी को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन है ओमेगा, फाई नॉट कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन है 0। तो ये लीजिए वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हमारे पास आ रहा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू a ओमेगा इनटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये है हमारे पास सुंदर सा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, याद रखिएगा इसको, है ना। लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, ये वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। मेरे कहने का मतलब है आपको जिस इंस्टेंट पर वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए वो t की वैल्यू डालिए, प्रोवाइडेड फाई नॉट पता होना चाहिए, तो यहां से आप वेलोसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, क्या इसी वेलोसिटी को किसी दूसरे स्टाइल से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए ये वेलोसिटी इज इक्वल टू a ओमेगा, तो ठीक है,
कॉस थीटा को मैं एक बार के लिए लिख लेता हूं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, लिख सकते हैं। कॉस थीटा इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए को भी रूट के अंदर ही ले चलता हूं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ऐसा लिख लेते हैं। तो ये ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये तो हमारा एक्स है, ये उसका स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहां से वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो यही तो वेलोसिटी हमारे पास पहले भी आया था वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते समय, है ना। ठीक, तो यहां से मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर लेता हूं कि जब x इज इक्वल टू 0 है, यानी कि पार्टिकल मीन पोजीशन पर है। कहां पर है, मीन पोजीशन पर, तो उस समय जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो मैक्सिमम है, और वो मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस ए ओमेगा के बराबर, ठीक है। प्लस या माइनस तो बस डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि ये पोजीशन x इज इक्वल टू 0, तो यदि वेलोसिटी इस दिशा में आप दिखा रहे हैं तो दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा, इधर की तरफ दिखाइए, पार्टिकल इधर जा रहा है तो मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा। समझ गए। यहीं से मैं फिर से अपनी बात कर लूं कि x इज इक्वल टू माइनस या प्लस a पर जो वेलोसिटी होगा वो मिनिमम होगा, और मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कितनी होगी, 0। मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी आती कहां पर है, एक्सट्रीम पोजीशन पर। यहां पर वेलोसिटी कितनी है, 0 है, या यहां पर वेलोसिटी कितनी है, तो यहां पर वेलोसिटी 0। समझ गया क्या, ठीक है। चलिए, तो एक बार यदि हमारे पास वेलोसिटी आ चुका है, तो वेलोसिटी क्या है, मैं एक बार फिर से लिख लूं। तो वेलोसिटी हमारे पास आया था ए ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। वेलोसिटी से रिलेटेड हमारी सारी बात हो गई है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन इज रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो आइए करते हैं इसको डिफरेंशिएट। तो दिस इज डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी है हमारे पास ए ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई नॉट, राइट। ये लीजिए, एक्सेलरेशन कितना आ गया, तो ये ए ओमेगा तो ठीक है, कॉस का डिफरेंशिएशन इज माइनस टाइम्स ऑफ साइन का स्क्वायर इंटू ओमेगा टी प्लस पाई नॉट, और ये ओमेगा टी को अभी और डिफरेंशिएट करना रहता है, तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो गया ओमेगा। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया, एक्सेलरेशन इज माइनस टाइम्स ऑफ ए इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन, सॉरी ये स्क्वायर लिख दिया मैंने गलती से, माय बैड। तो ये ए ओमेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन इज साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट था, और ये ओमेगा था, तो ये ए ओमेगा स्क्वायर है इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो ये है आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सप्रेशन। लेकिन ये एक्सेलरेशन आपने टाइम के रेस्पेक्ट में निकाला है, ठीक है। दिस इज एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। देखिए भाई, ये जो a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है, यही तो आपका x था, डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसी एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। भाई ये तो आना ही था, यही तो मानकर सारी कहानी की शुरुआत हुई थी कि एक्सेलरेशन इज माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो हम लोगों ने क्या किया, उसका वहां से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया, डिफरेंशियल इक्वेशन को दो बारी इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन निकाल लिया x, और फिर उसी x को एक बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आया, एक बार फिर से डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन आया, है ना। तो ये एक्सेलरेशन तो हम लोग शुरुआत से ही यही बनाकर चल ही रहे हैं कि पार्टिकल पर काम करने वाला जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहां से हमें क्या साफ साफ समझ आ रहा है कि इस एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब x की वैल्यू प्लस या माइनस a के बराबर हो, तो उस समय जो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर a के बराबर। ठीक, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पोजीशन है x इज इक्वल टू 0,
ये पोजीशन है x इज इक्वल टू प्लस ए, तो प्लस ए वाले पोजीशन पर एक्सेलरेशन है मैक्सिमम नेगेटिव साइड ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर, और ये जो पोजीशन है x इज इक्वल टू माइनस ए, तो यहां पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन पॉजिटिव साइड है मैक्सिमम में कितना, ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर। और जैसे ही x की वैल्यू 0 होती है तो उस समय एक्सेलरेशन भी मिनिमम हो जाता है कितना, 0 के बराबर, यानी कि इस पोजीशन पर, तो इस पोजीशन पर एक्सेलरेशन मिनिमम है कितना है, समझ गए? आइए एक छोटा सा सवाल बनाते हैं, कीजिए इसको। क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वेलोसिटी का पोजीशन के साथ यदि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो पहले वेलोसिटी और एक्स के बीच का रिलेशन लिखना होगा, वो तो जस्ट अभी लिखा है ना। क्या है वेलोसिटी और एक्स के बीच का रिलेशन, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही था ना, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो ये हमारे पास है v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इस चीज को क्या लिख सकते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ऐसा लिख लीजिए कि v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो दिस इज v स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन देखकर कुछ याद आया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। किस चीज की इक्वेशन है ये, तो ये इक्वेशन है इलिप्स की, ये इक्वेशन है इलिप्स की। तो कैसा वेरिएशन होगा इसका देखिए, ये पोजीशन ये वेलोसिटी, तो जब पोजीशन की वैल्यू x इज इक्वल टू प्लस ए होता है या जब पोजीशन x इज इक्वल टू माइनस ए होता है उस समय तो वेलोसिटी कितनी होती है, 0। और जब वेलोसिटी 0 होता है तो उस समय जब पोजीशन x इज इक्वल टू 0 होता है तो उस समय वेलोसिटी मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा ए या माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा ए के बराबर का होता है। तो ये ऐसा, ये इलिप्स, ठीक है, दिस इज इलिप्स, ऐसा वेरिएशन होगा। अच्छा, यदि आपने स्पीड वर्सेस पोजीशन ड्रॉ करना होता तो ये नीचे वाली साइड हम लोग ड्रॉ नहीं करते फिर, यदि स्पीड वर्सेस पोजीशन ड्रॉ करना होता, क्योंकि स्पीड तो नेगेटिव होता नहीं है। अभी तो मैंने वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ड्रॉ किया है, तो ये हमारा इलिप्स, समझ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला बताइए। तो अगला सवाल आसान सा है कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक्सेलरेशन हम लोगों ने कितना लिखा, एक्सेलरेशन लिखा माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। यानी ये तो आसान सा ग्राफ है, वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन, एक्स एक्सिस के अलोंग पोजीशन। तो ये तो y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ mx है, ये क्या है, y इज इक्वल टू माइनस mx, यानी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और स्लोप है नेगेटिव स्लोप, ठीक है। ये जो स्लोप है ये एंगल थीटा, इसके लिए tan थीटा की वैल्यू कितनी है, तो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक। देखिए जब x की वैल्यू प्लस a है तो उस समय जो एक्सेलरेशन है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर a के बराबर है, और जब x की वैल्यू माइनस a है तो उस समय पर जो हमारा एक्सेलरेशन है वो प्लस ओमेगा स्क्वायर a के बराबर है, ओके। तो ये ऐसा सा वेरिएशन है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं एसएचएम में पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये तीन टर्म्स हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है, तो इनके बीच में आपस में जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस क्या है, कितना है, उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइन, ठीक है। और वेलोसिटी क्या लिखा, तो वेलोसिटी हम लोगों ने लिखा है a ओमेगा
इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है, इन दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस कितना है? फेज मतलब ये साइन के आगे लिखा हुआ जो नंबर है ना, वो उसके बीच का डिफरेंस कितना है वो निकालना है। तो वो फेज का डिफरेंस निकालने के लिए आप वेलोसिटी को एक बार के लिए लिख लीजिए ए ओमेगा, क्योंकि पोजीशन साइन के टर्म्स में, तो वेलोसिटी भी साइन के टर्म्स में पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद फेज का कंपैरिजन करेंगे कि दोनों के बीच का फेज का डिफरेंस कितना है। तो cos थीटा को मैं ऐसा लिख लूं कि दिस इज साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट प्लस पाई बाय 2। ओके, साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी का जो फेज है वो ज्यादा है, वेलोसिटी आगे है। कितना आगे है? 90 डिग्री। वेलोसिटी कितना आगे है? 90 डिग्री आगे। तो इन दोनों से हम लोग ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज अहेड ऑफ पोजीशन बाय फेज एंगल पाई बाय 2। मतलब वेलोसिटी लीडिंग है, पोजीशन लैगिंग है। ठीक है, वेलोसिटी आगे चल रहा है, पोजीशन पीछे चल रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट पीछे चल रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या लिखा था? तो एक्सेलरेशन लिखा था माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है, अब यहां माइनस आ गया, तो इसको क्या लिख लूंगा बताइए? इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट प्लस पाई साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, है ना। तो अब हम लोग ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में कमेंट कर सकते हैं। क्या कमेंट कर सकते हैं? कि एक्सेलरेशन इज अहेड ऑफ वेलोसिटी बाई फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, तो आप पोजीशन वेलोसिटी के बारे में कमेंट कर सकते हैं कि वेलोसिटी आगे है, पोजीशन पीछे है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में कमेंट कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन आगे है, वेलोसिटी पीछे है। लेकिन यदि मैं पूछ लूं कि पोजीशन और एक्सेलरेशन में बताओ, तो क्या जवाब देंगे? कौन आगे है? नहीं, वहां फिर आगे पीछे नहीं बोल पाएंगे कि कौन आगे है कौन पीछे है। वहां बस ये बोल पाएंगे कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 180 डिग्री का है। क्यों नहीं? क्योंकि देखिए जैसे ऐसा है कि ये एक्सेलरेशन है, ये पोजीशन। ठीक है, तो आगे पीछे क्या होगा? मतलब आपने इसको पॉजिटिव सेंस दे रखा है तो आप बोलेंगे एक्सेलरेशन आगे, इसको पॉजिटिव सेंस दे देंगे तो आप बोलेंगे पोजीशन आगे। तो एक्सेलरेशन पोजीशन में कौन आगे है कौन पीछे है वो नहीं बोलेंगे, बस ये बोलेंगे कि दोनों के बीच का फेज का डिफरेंस 180 डिग्री का है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन और पोजीशन में हम लोग ये कह देंगे कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू पाई। ठीक है, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एक्सेलरेशन के लिए जो एक्सप्रेशन है वो है ओमेगा स्क्वायर ए, वो तो मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड हो गया, सॉरी एक्सेलरेशन का, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट प्लस पाई। तो एक्सेलरेशन का फेज कितना है? इतना। पोजीशन का फेज कितना है? इतना। दोनों के आगे साइन लिखा हुआ है। तो एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच में फेज का डिफरेंस कितना है? पाई रेडियन का है। लेकिन यहां आगे पीछे वाली बात इसलिए नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यदि आपने इसको पॉजिटिव सेंस दे दिया है तो आप बोलेंगे एक्सेलरेशन आगे है, इसको पॉजिटिव सेंस दे देंगे तो बोलेंगे पोजीशन आगे है। ठीक है, मतलब ये डिफरेंस पाई है या ये डिफरेंस पाई है, तो वहां आगे पीछे वाली सेंस ज्यादा मायने नहीं रखती है, ये मायने रखता है दोनों के बीच का फेज का डिफरेंस कितना है। ठीक है, चलिए आइए एक सवाल बनाते हैं। चलिए हाँ, तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज गिवन बाय, तो x दे रखा है आपको, यानी डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू क्या है? x इज इक्वल टू 5 साइन ऑफ कितना है? 10 पाई टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, मीटर। फाइन, पहला पार्ट आपसे पूछा गया था एम्पलीट्यूड कितना है,
तो एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू क्या बताएंगे, बताइए 5 मीटर, क्योंकि जो जनरल डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा है वो क्या था, तो वो था x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, यही था ना। तो इससे कंपेयर कीजिए, ए की जगह पर क्या लिखा हुआ है 5, यूनिट क्या है मीटर है। दूसरा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताइए, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा कितना है, तो ओमेगा है हमारे पास 10 पाई रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तीसरा पार्ट आपसे पूछा जा रहा है टाइम पीरियड बताइए, तो टाइम पीरियड है 2 पाई बाई ओमेगा, यानी टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाई 10 पाई, तो टाइम पीरियड आ गया हमारे पास 1/5 सेकेंड्स। चौथा पार्ट आपसे पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, यानी फ्रीक्वेंसी आ रहा है 5 हर्ट्ज। या फ्रीक्वेंसी आप ऐसे भी निकाल सकते थे, कैसे कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, तो ओमेगा है 10 पाई, दिस इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ, पाई से पाई गया, फ्रीक्वेंसी यहां से भी कितना आएगा, तो 5 हर्ट्ज ही आएगा, फ्रीक्वेंसी हो गया। नेक्स्ट आपसे वेलोसिटी एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो पांचवें पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कहने का मतलब है जो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, वहां से हमारे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। तो 5 एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, तो cos ऑफ 10 पाई टी प्लस पाई बाई 2, और इस 10 पाई टी को और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसका डिफरेंशिएशन आएगा 10 पाई, यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आ रहा है 50 पाई इंटू कॉस ऑफ 10 पाई टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। ये वेलोसिटी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सिमिलरली फिर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये 50 पाई ठीक है, कॉस का डिफरेंशिएशन इज माइनस टाइम्स ऑफ साइन इंटू 10 पाई टी प्लस पाई बाई 2 इंटू 10 पाई और आ जाएगा, तो ये लीजिए, ये हमारे पास हो गया -500 पाई स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 10 पाई टी प्लस पाई बाई 2। एक्सेलरेशन के लिए यूनिट क्या डालेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम लोगों ने एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि मुझे इनिशियल पोजीशन बताइए, तो 6 इनिशियल पोजीशन से मतलब होता है पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास पोजीशन का एक्सप्रेशन है, इसमें t की वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो t की वैल्यू यदि आप 0 डालते हैं तो यहां से हमारे पास x कितना आता है, x इज 5 साइन ऑफ 10 पाई टी 0 हो गया, तो क्या बचा पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 इज 1, तो t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहां पर है, तो t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इज इक्वल टू 5 मीटर पर, यानी कि पार्टिकल अपनी जर्नी जो है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं कर रहा है, कहां से स्टार्ट कर रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से। तो t इज इक्वल टू 0 पर जो डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन है वो 5 मीटर के बराबर का है। ठीक है, चलिए इनिशियल पोजीशन निकाल लिया, इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन भी बताइए, बताइए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। इस एक्सप्रेशन में t की वैल्यू 0 डालिए, t की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा cos 90, cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0, तो वेलोसिटी कितना आ गया, 0 आ गया। ओके, एक्सेलरेशन निकालिए t इज इक्वल टू 0 पर, तो एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू 0 पर मतलब इनिशियल एक्सेलरेशन, तो ये रहा हमारे पास एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन, ये है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहां पर t की वैल्यू 0 डालिए, ये क्या आ गया sin पाई बाई 2, sin पाई बाई 2 होता है हमारे पास 1, तो एक्सेलरेशन आ रहा है -500 पाई स्क्वायर। अच्छा यूनिट जरूर लिखिएगा, तो ये एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आंसर, ठीक है। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एक्सेलरेशन। फिर आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो इसके आगे का मैं इधर कर रहा हूं 7th पार्ट कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटीज ये है हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ये है, क्योंकि ये जो कॉस ऑफ समथिंग है उसकी वैल्यू कहां से कहां के बीच में लाई करेगी, +1 से -1 के बीच में, तो मैक्सिमम वेलोसिटी यही तो होगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होगा,
तो ये रहा हमारे पास एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। एक्सेलरेशन मैक्सिमम तब होगा जब ये साइन ऑफ समथिंग अपनी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 1 जनरेट करे। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम इज माइनस टाइम्स ऑफ 500 पाई स्क्वायर। ये माइनस प्लस दोनों ही होगा, यहां पे भी आप प्लस माइनस दोनों लगा सकते हैं। पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां पे प्लस माइनस तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हाँ, फिर अगला लास्ट आपसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट 2 मीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। चलिए वेलोसिटी बताइए जब पार्टिकल मीन पोजीशन से 2 मीटर की दूरी पर है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है 10 पाई अंडर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हमारे पास आ रहा है 10 पाई अंडर रूट ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू है 10 पाई, तो ये माइनस 10 पाई का स्क्वायर और x की वैल्यू है 2, तो ये आ रहा है माइनस टाइम्स ऑफ 100 पाई स्क्वायर इंटू 2, तो ये 200 ही लिख देता हूं, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लीजिए, ये हमारे पास वेलोसिटी तब के लिए है जब पार्टिकल मीन से 2 मीटर की दूरी पर है, और उस समय पर ये हमारा एक्सेलरेशन। तो ये हो गए सारे पार्ट्स। सिमिलरली एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 200 पाई स्क्वायर के बराबर होगा। कोई दिक्कत वाली बात। चलिए आइए नेक्स्ट बताइए। हाँ चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बनाते हैं। अगला सवाल क्या है, तो पर्सन normally weighing 60 kg stands on a platform which oscillates up and down harmonically at a frequency of 2 per second and amplitude है 5 centimeter. If the machine on the platform gives the person's weight against time, ठीक है, तो हमें बताना है deduce the maximum and minimum reading it will show, ठीक। तो ऐसा है हमारे पास कि ये कोई एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के लिए ये पोजीशन में डिनोट कर देता हूं x इज इक्वल टू 0, ये पोजीशन है x इज इक्वल टू +5 और ये पोजीशन है x इज इक्वल टू -5। क्योंकि आपको ये बताया गया है कि एम्पलीट्यूड कितना है, तो एम्पलीट्यूड है 5 सेंटीमीटर ही है ना, सेंटीमीटर का, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का, ओके ठीक। तो यहां पर एक आदमी है प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक। आपसे क्या पूछा गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस आदमी का जो मैक्सिमम और मिनिमम वेट है वो वेट हमें बताना है, ओके। तो देखिए इस पोजीशन पर तो कोई एक्सेलरेशन वगैरह होता नहीं है, यहां पर एक्सेलरेशन कितना है 0 है, ओके। तो यहां पर ये यदि आदमी का मास m है तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करने वाला फोर्स mg, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में काम करने वाला नॉर्मल। तो इस पोजीशन के लिए तो आप क्या बोलेंगे कि नॉर्मल इज इक्वल टू mg है, ऑलराइट। जब ये प्लेटफॉर्म a यूनिट ऊपर की तरफ डिस्प्लेस्ड है तो अभी इस प्लेटफॉर्म पर एक्सेलरेशन कहां डायरेक्टेड होगा, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टेड होगा मीन पोजीशन की तरफ, ओमेगा स्क्वायर a के बराबर होगा ना। आदमी का मास है m, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही mg काम कर रहा है और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास नॉर्मल काम कर रहा है। तो इस पोजीशन के लिए नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, तो नॉर्मल इज इक्वल टू, बताइए, तो नॉर्मल की वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे, तो नॉर्मल की वैल्यू निकालने के लिए आप ये बोलेंगे कि एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ एक फोर्स है mg और ऊपर की तरफ है नॉर्मल। तो इस पोजीशन पर यदि आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा दें तो आप बोलेंगे mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर a। तो ये लीजिए यहां से नॉर्मल की वैल्यू आ गई mg माइनस टाइम्स ऑफ m
ओमेगा स्क्वायर ए। तो यहां पर हमारे पास जो नॉर्मल की वैल्यू है वही नॉर्मल की वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू होगी नॉर्मल की, है ना, क्योंकि mg माइनस टाइम्स ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ए, ये a सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट है एम्पलीट्यूड के बराबर का। तो इसी पोजीशन पर जो नॉर्मल की वैल्यू आएगी यही नॉर्मल की वैल्यू मिनिमम है, मिनिमम है। और जो वेइंग मशीन रीड करता है वेट, वो वेट क्या रीड करता है, नॉर्मली तो रीड करता है। आ रही है बात समझ? तो नॉर्मल इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ g माइनस ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर है। मास की वैल्यू है 60, ओमेगा कैसे निकल जाएगा? तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 2 सेकेंड इनवर्स, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/2 हो गया। टाइम पीरियड कितना हो गया? टाइम पीरियड हो गया 2 सेकेंड। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t है या 2πf है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? ओमेगा आ गया 4π रेडियन पर सेकेंड। ओके, चलिए आइए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो नॉर्मल की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो मिनिमम वैल्यू है, मास की जगह है 60 इंटू जी, 10 ले लेते हैं, 10 लेने बोला भी गया है, माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर यानी कि 16π² इंटू एम्पलीट्यूड है 5 सेंटीमीटर, तो 5/100 कितना आ जाएगा ये? हाँ, एक काम कीजिए, π² को लगभग 10 ले लीजिए, ठीक है। तो 10 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 से 2, ये 2 से 8, तो 10 माइनस 8 इज 2। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई बताइएगा? एक बार फिर से देखिएगा। इसको हम लोगों ने क्या किया है, तो π² हम लोगों ने ले लिया है, पाई की वैल्यू मतलब π² की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 10। तो ये इससे कैंसिल आउट कर दिया, तो ये 10 माइनस 8 हो गया 2, तो ये सॉरी 120 न्यूटन आ रहा है, 120 न्यूटन, ठीक है, नॉर्मल की वैल्यू। यदि नॉर्मल की वैल्यू 120 न्यूटन है तो ये मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगा बताइए? तो जब ये इस पोजीशन पर होगा, इस पोजीशन पर, तो नॉर्मल है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, mg है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टेड होता है मीन पोजीशन की तरफ। तो ये एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए डायरेक्टेड है x इज इक्वल टू 0 की तरफ। तो इस पोजीशन के लिए दोबारा से यदि आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाएं तो अब आप क्या लिखेंगे? नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर ए। तो यहां से हमारे पास नॉर्मल की वैल्यू आ रही है mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर। तो यहां से नॉर्मल की वैल्यू mg प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, कितना आ गया ये वैल्यू? मास है 60, g हम लोगों ने ले लिया है 10, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की वैल्यू 4π थी, तो ये आ रहा है 16π² इंटू 5/100 था ना। तो यहां से जो एंड रिजल्ट आ रहा है वो नॉर्मल इज इक्वल टू कितना आ गया सॉल्व करने के बाद? हमारे पास नॉर्मल आ जाएगा 1080 न्यूटन, ठीक है। इसी में यदि मैं पूछ लेता हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन है इसी में, इसके लिए मतलब यहां से जो डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन है x यूनिट ऊपर, वो डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन यदि मैं दे देता कि x इज इक्वल टू a यानी कि 5 साइन ऑफ ओमेगा t, ओमेगा हमारे पास है 4π t। तो किसी पोजीशन x पर यदि पूछ रहा होता तो क्या जवाब देते? मतलब ये यहां किसी पोजीशन x पर यदि पूछ रहा होता, यहां कहीं पर, तो एक्सेलरेशन अभी डायरेक्टेड होता इस पोजीशन, मतलब कि x इज इक्वल टू 0 की तरफ यानी मीन पोजीशन की तरफ, और एक्सेलरेशन की वैल्यू होती ओमेगा स्क्वायर x के बराबर। नॉर्मल यहां पर भी यही ऊपर है और mg यहां पर भी नीचे है। तो इस किसी जनरल पोजीशन पर भी आप यही काम करते, क्या कि नॉर्मल सॉरी mg माइनस टाइम्स ऑफ नॉर्मल इज m ओमेगा स्क्वायर x। तो यहां पे नॉर्मल की वैल्यू लिखते mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर x, और x क्या है? तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर x, और x क्या है? तो x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t। ये ऐसे मैं वेरिएबल के टर्म्स में ही छोड़ रहा हूं, जो भी वैल्यूज है वो आप पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ गए?
हाँ, मैं ये बोल रहा था कि यदि ये प्लैंक मीन से कुछ x डिस्टेंस ऊपर होता और वहां पर आपसे नॉर्मल का एक्सप्रेशन पूछा जाता, नॉर्मल तो हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ही काम करेगा ना, एक्सेलरेशन डायरेक्टेड है नीचे की तरफ, mg डायरेक्टेड है नीचे की तरफ, तो लगाइए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एफ नेट बराबर ma, एफ नेट कितना होगा, mg नीचे नॉर्मल ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, तो mg माइनस नॉर्मल हो गया। यहां पर कहां है, एक्सेलरेशन अभी ऊपर है, तो नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल टू ma बोला। यदि मीन से कुछ x यूनिट ऊपर होता तो नॉर्मल ऊपर होता, mg नीचे होता, तो मीन से कुछ x यूनिट ऊपर आप एक्सप्रेशन लिख रहे होते mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x, क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर x है, और वहां से आपके पास नॉर्मल की वैल्यू हो जाती mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर x। ठीक है, चलिए